हेलो एवरीवन, आइए हम वापस शुरू करते हैं अपने उस कॉम्प्रिहेंशन को और क्लोज टेस्ट को जो पिछले पेपर में छूटा था, और हम बात करते हैं सीपीओस के एग्जाम के रेफरेंस में ही। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आपका क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन जनरली एक पैराग्राफ है जिसमें आपको ब्लैंक्स दिए होते हैं। इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन से। कहानी एक बार पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस को देखेंगे और फिर अपने सही आंसर को बनाने की कोशिश करेंगे। कहानी है, when another old cave is discovered in the south of France, it is not dash in news. Rather, it is an ordinary event. Such discoveries are so dash these days that hardly anybody pays heed to them. However, when the Lasix cave complex was discovered in 1940, the world was dash. Painted directly on its walls were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago. The scenes show people hunting animals such as bison or wild cats. Other images dash birds and most noticeably horses, which appear in more than 300 wall images by far dash all other animals. तो जो कहानी है वो कहानी रफली कुछ ऐसी बात कर रही है कि भैया साउथ फ्रांस में उन्हें कुछ गुफाएं मिली और उन गुफाओं के अंदर उन्हें कुछ पेंटिंग्स मिली और उन पेंटिंग्स में जानवरों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, सभ्यता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ऐसा एक ओवरव्यू है इस कहानी के अंदर। तो अब इस कहानी के जो ब्लैंक्स हैं 41, 42, 43, 44, 45 इनको भरने के लिए एग्जामिनर ने आपको कुछ दिए ऑप्शंस। आपको उन ऑप्शंस को यूज करना है और अपना आंसर तैयार करना है। तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यूजुअली, नियरली, मेरिली और सूटेबली। तो अगर हम बात करें यूजुअली की, तो यूजुअली का मतलब होता है अक्सर। यूजुअली में सेंस किस चीज का है? अक्सर है, यानी ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि कोई अगर पूछेगा भी कितनी बार होता है तो उन्होंने बोला अक्सर होता है। यूजुअली हम वहां जाते हैं, यूजुअली गो टू टेम्पल, हम अक्सर मंदिर जाते हैं, ऐसा सेंस। मेरिली, मेरिली का सेंस है हैप्पी, ये खुशी के भाव के सेंस को दिखाते हुए काम करता है। नियरली, नियरली का मतलब होता है लगभग। वी आर नियरली देयर। व्हेन यू सेड वी आर नियरली देयर तो कहने का मतलब है ऑलमोस्ट हम वहां पहुंच गए। और सूटेबली का मतलब है बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये चार ऑप्शन हो गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में हिंट ढूंढते हैं आंसर बनाने के लिए। When another old cave is discovered, another old cave यानी इससे पहले और भी केव्स मिले होते हैं, तो कह रहा है एक और ओल्ड केव मिल गया, एक और पुराना गुफा मिल गया उन्हें। ओल्ड केव इज डिस्कवर्ड इन द साउथ ऑफ फ्रांस, इट इज नॉट डैश इन न्यूज। कह रहा न्यूज में होता नहीं है, इट इज नॉट। ऑप्शन कौन कौन से? यूजुअली, मेरिली। अब मेरिली देखिए खुशी का भाव है, सेंस नहीं बनता। सूटेबली और नियरली, नियरली मतलब लगभग, सूटेबली उपयुक्त, यूजुअली अक्सर। तो क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है व्हेन अनदर ओल्ड केव इज डिस्कवर्ड इन द साउथ ऑफ फ्रांस, इट इज नॉट यूजुअली इन न्यूज। कह रहा है जब एक और केव मिलता है तो ये अक्सर न्यूज में नहीं होता है। पर फिर भी कंफर्म करने के लिए देखिए आगे कहानी पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि यूजुअली ही आंसर क्यों बन रहा है। रादर इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट, तो कह रहा है यूजुअली न्यूज में होता नहीं है। और क्यों नहीं होता है अक्सर न्यूज पर? क्योंकि ये एक इट इज रादर इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट। तो ये जो इवेंट है, घटनाओं, कौन सी घटना? गुफा का मिलना और उसके अंदर जानकारी का मिलना, ये अपने आप में साउथ ऑफ फ्रांस के लिए ऐसी है जैसे कि रोजमर्रा के होने वाली एक्टिविटी। अब क्योंकि रोजमर्रा की होने वाली एक्टिविटी है तो इसलिए उसने बोला रादर इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट, इसलिए वो यूजुअली न्यूज में देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि कोई यूनिक चीज होगी तो न्यूज में आएगी, आमतौर से जो चीज बार बार होगी तो चाह रहा है कहानी के आधार पर कि वो अक्सर अखबार में या न्यूज में देखने को नहीं मिलती है। कहानी के सेंस को अगर हम समझे तो सच डिस्कवरीज आर सो डैश, तो कह रहा सच डिस्कवरीज आर सो घास्टली। घास्टली का सेंस होता है समथिंग विच इज वेरी डेंजरस, नॉट गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत घातक है वो चीज। डिल्यूजनल, डिल्यूजनल का सेंस है ऐसी कोई चीज जो भ्रम पैदा कर दे, आपको कंफ्यूज्ड स्टेट में रख दे। डिसऑर्डरली का मतलब ऐसी चीज जो क्रम में ना हो, यानी क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, रैंडमली रखी हुई है। और फ्रीक्वेंट का मतलब है अक्सर। ठीक, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। रादर इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट, सच डिस्कवरीज आर सो frequent these days that
हार्डली एनीबडी पेज हीड, कह रहा है इतनी फ्रीक्वेंट है, ये इतनी बार होती है, बार बार होती रहती है, यूजुअली होती रहती है। कन्फर्म हो रही है बात, देखिए वहां से अब कि यूजुअली इसलिए होती है क्योंकि फ्रीक्वेंट एक्टिविटी है। और फ्रीक्वेंट एक्टिविटी क्यों है, ये हिंट यहां से दी उसने, फ्रीक्वेंट एक्टिविटी दैट हार्डली एनीबडी पेज हीड, इसीलिए हर कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, या ध्यान देने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है। तो हार्डली में क्या हो गया, नकारात्मक भाव, और हीड का मतलब होता है ध्यान देना। तो इसलिए हमारा आंसर अप्रोप्रिएटली क्या दिखता है, फ्रीक्वेंट। आगे बढ़ते चलिए कहानी को लेकर। However, when the cave complex was discovered in 1940, अब वो बता रहा है उल्टा बात, मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। कॉन्ट्रास्ट दिखाते उसने बोला हाउएवर, लेकिन इसके विपरीत अगर मैं देखूं, जब ये वाला केव कॉम्प्लेक्स मिला 1940 में, द वर्ल्ड वॉज डैश। अब पहले तो उसने दिखाना चाहा कि ये आम बात हो गई साउथ अमेरिका के लोगों के लिए, साउथ ऑफ फ्रांस के लोगों के लिए आम सी बात हो गई है। लेकिन जब मैं इसके कंट्रास्ट में आइडिया देखता हूं, इसके यानी विपरीत देखता हूं, तो कह रहा है जब पहली बार एक ऐसा केव मिला 1940 में, द वर्ल्ड वॉज, अब ऑप्शन पे आते हैं, द वर्ल्ड वॉज ओवरथ्रोन। ओवरथ्रोन का मतलब बन जाता है, आपने जैसे तख्ता पलट का भाव सुना होगा कि राजा था, उसकी राजशाही के ऊपर किसी ने somebody tried to remove that king and become the king himself, तो वो ओवरथ्रोन करने का सेंस बन गया कि राज उसको आपने उसकी पावर से हटाया और आपने उसको चेंज कर दिया। एनकरेज का मतलब बना दिया किसी को क्या करना, प्रोत्साहित करना। यू आर ट्राइंग टू मोटिवेट समवन, मनोबल बढ़ा रहे हो उसका, वो इनकरेज है। बैफिल्ड का मतलब फिर वही है, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स, ये सब कंफ्यूज के भाव हैं। बिविल्डर, है ना, ये सब कंफ्यूजन के सेंस को दिखा रहे होते हैं। और क्रस्ट का मतलब है कुचल देने का भाव। तो अब ये जो चार ऑप्शन है, इन चार में से अगर ऑप्शन पढ़ के देखें क्वेश्चन में, तो आइए देखते हैं। जब ये कह रहा है कंट्रास्टिंग आइडिया कि जब पहली बार ऐसा मिला तो 1940 में द वर्ल्ड वॉज, क्या हुआ, बैफल्ड। हमने कोई तख्ता पलट नहीं किया, हमने किसी को कंफ्यूज नहीं किया, पर सारी की सारी दुनिया क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई कि ये क्या है। Painted directly on its walls were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years, और हजारों साल पहले कैसे लोग रहा करते थे, इसके बारे में जब दिया गया इंफॉर्मेशन और पहली बार लोगों ने देखी तो लोग क्या हो गए, भौचक्के रह गए, कंफ्यूज्ड हो गए। वो सेंस बोल रहा है बैफल्ड का। The scenes show people hunting animals such as bison और wild cats, और सीन में देखने को मिल रहा है कि भाई वहां पर वो शिकार कर रहे हैं, किस चीज का, हंटिंग मतलब शिकार है किसका, बाइसन का और वाइल्ड कैट्स का। और ऑप्शन पे आते हैं आगे, डिपिक्ट, डिटरमिन, इम्प्रिंट, और हमारा अगला ऑप्शन है रिक्वायर। तो देखिए, डिपिक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को इमेजेस या शब्दों के माध्यम से डिस्क्राइब करना। यू ट्राइंग टू डिस्क्राइब समथिंग विद द हेल्प ऑफ एन इमेज और वर्ड, उसे वो डिपिक्ट बोलता है। इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप वाला भाव, किसी के ऊपर आपने क्या छोड़ दी, एक छाप छोड़ दी है, वो इम्प्रिंट को बोलता है। यानी एक सिंपल भाषा में अगर आपको बोलूं तो स्टैंप है आपका एक, वो इम्प्रिंट है, वो स्टैंप है, छाप है होगी। डिटरमिन करने का मतलब होता है किसी चीज को निर्धारित करना, तय करना, ये डिटरमिन करने का भाव है। और रिक्वायर का मतलब होता है कोई चीज आवश्यक है। तो अब अगर आप क्वेश्चन को देखें तो बड़ा साफ साफ बड़ा दिखता है कि आपको क्या दिखी थी वहां पर, द सीन्स शो पीपल हंटिंग। तो केव के अंदर, गुफा के अंदर लोग क्या कर रहे थे, इमेज के रूप में दिखाते हुए शिकार कर रहे थे इन लोगों का, इन जानवरों का। अदर इमेजेस डिपिक्ट, तो हमने बोला डिपिक्ट का डेफिनेशन क्या है, ऐसी चीज जो इमेज के माध्यम से डिस्क्राइब करी जाती है। तो इसलिए आंसर हमारा डिपिक्ट बन जाएगा। और आगे अगर हम कहानी को पढ़ें तो कहानी है horses notably which appear in more than 300 wall images, more than 300 wall images, 300 से अधिक आपको इमेजेस दिखेंगी। तो जब बात हो रही है आउटलास्टिंग, आउटनंबरिंग, आउटरीचिंग, आउटसोर्सिंग, तो देखिए आउटलास्टिंग, आउटलास्ट का मतलब है जो समय सीमा आपको तय दे रखी थी उम्र की, आप उससे भी आगे निकल गए, कोई मतलब आउटलास्ट कर गए, कोई मतलब उम्र है उससे आप आगे निकल रहे हैं। आउटरीच, आउटरीच का मतलब है आपकी जो पहुंच है उसको हम दूर तक लेके जा रहे हैं। आउटसोर्स
काम जो है, जैसे अमेरिका में काम होता है, वहां पे महंगा था लेबर, तो उन्होंने वो काम कहाँ भेज दिया, भारत में भेज दिया, आउटसोर्स कर दिया, बाहर भेज दिया उन्होंने वो काम। और आउट नंबर का मतलब है कि भैया मान लेते हैं दुश्मन सेना में 11 लोग हैं और हमारे पास केवल 2 ही हैं, तो हम आउट नंबर्ड हैं, हमारे पास 2 हैं और उनके पास 11 लोग हैं, तो ज्यादा है, तो वी आर आउट नंबर्ड। समझ में आया बात? तो नंबर में ज्यादा है। तो अब समझ देखिए, कह रहा है अदर इमेजेस डिपिक्ट बर्ड्स एंड मोस्ट नोटिसेबली हॉर्सेस विच अपीयर इन मोर देन 3 involved इमेजेस बाय फार आउट नंबरिंग। क्योंकि बात नंबर की हो रही है, तो कह रहा है कि बाकी सबकी तो इमेजेस हैं उनके नंबर, लेकिन उनके नंबर की तुलना में घोड़े की जो इमेज है वो कितनी बार रखी है, 300 बार रखी है, तो उसका नंबर ज्यादा है, इसलिए सेंस आउट नंबर का बन जाएगा। तो देखिए सिंपल वर्ड्स थे, कहानी को आप यूज कीजिए, वर्ड्स को यूज कीजिए, इसको आप बड़े सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रीडिंग स्किल पे काम करते रहिए साथ साथ। आइए कहानी पढ़ लेते हैं। ये है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। एक्सक्यूज मी। Climate policy must now put health at the center and promote climate change mitigation policies that bring health benefits simultaneously। तो कह रहा है क्लाइमेट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जहां पर हमें फोकस करना चाहिए किस पर, हेल्थ एट द सेंटर एंड प्रमोट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज। क्लाइमेट को बदल रहा है, उसके संदर्भ में हमें पॉलिसीज के बारे में बात करनी चाहिए दैट ब्रिंग हेल्थ बेनिफिट्स साइमल्टेनियसली। Health focused climate policy would help bring about a planet that has cleaner air, more abundant and safer fresh water and food, more effective and fairer health and social protection system and as a result of healthier। तो इस पैराग्राफ में बात सिंपली इतनी हो रही है कि लोगों को अगर हम एक ऐसी पॉलिसी नीति बनाएं जो फोकस करे किसके ऊपर, मौसम के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, तो क्या होगा, उससे हर किसी को फायदा मिलेगा। धरती पे रहने वाले लोग हैं उनको फायदा मिलेगा हर प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से। और हमें क्या मिलेगी, ताजी हवा मिलेगी, अबंडेंट और सेफ फ्रेश वाटर मिलेगा। तो कहने का मतलब है इन सब से एक बैलेंस्ड अप्रोच बनानी है, हमें ये कहने का मतलब इस पैराग्राफ में दिखता है। इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी विल यील्ड हेल्थ गेन्स। कह रहा है अगर आप निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या है, निवेश करते हैं किसमें, क्लीन एनर्जी में, यानी सौर ऊर्जा, या फिर हम बात करते हैं किसकी, विंड मिल्स की बात करते हैं, तो ये क्लीन एयर है, मतलब क्लीन फॉर्म है एनर्जी के। विल यील्ड हेल्थ गेन्स, इससे आपको शारीरिक हेल्थ गेन्स मिलेंगे, शारीरिक रूप से आपको फायदा होगा क्योंकि आपकी हवा साफ होगी, पानी साफ होगा, तो आपका देश मतलब धरती पर पोल्यूशन क्या होगा, घटेगा, ऐसा सेंस निकल सकता है। That repay those investment twice or over. There are proven interventions able to reduce emission of short-lived climate pollutants. For instance, applying higher standards for vehicle emissions, which have been calculated to save approximately 24 million lives per year through improved air quality and reduce global warming by about 0.5% by 2050. तो अगर हम सही तरीके से पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो लगभग 2050 तक हम इतना ग्लोबल वार्मिंग को हम क्या कर लेंगे, एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर पाएंगे एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर लेंगे कितने से, बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस से। द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैज डिक्रीज्ड। तो कह रहा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या कर दिया है हमने, कॉस्ट को, लागत जो उस पर आती है वो हमने घटा दी है in the last few years and solar energy is now cheaper। और अब सौर ऊर्जा जो है वो ज्यादा सस्ती हो चुकी है than coal और गैस in most major economies। जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें ज्यादा जो रोल प्ले है वो किसका है, सौर ऊर्जा का ज्यादा है और कोल और गैस का घटता जा रहा है। कहानी कुछ ऐसा बोल रही है। चलिए फिर अब बात को आगे लेके चलते हैं। What is the antonym for the word intervention in the पैसेज? अब देखिए इंटरवेंशन करने का मतलब होता है किसी चीज के बीच में इन्वॉल्व होना, बीच बचाव करना। इंटरवीन करने का मतलब होता है कई बार किसी के बीच में टांग अड़ाना, किसी के बीच में इन्वॉल्व होना, है ना। तो इंटरवेंशन का पूछ रहा है स्पेसिफिक, उसने बोला नहीं स्पेसिफिक तो होगा कोई चीज निश्चित है। नॉन इन्वॉल्वमेंट, एविडेंस और डेटा, तो अभी हमने बोला इंटरवेंशन में क्या होता है, हम किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो उसका उल्टा अगर बनाना है तो क्या बन गया, नॉन इन्वॉल्वमेंट बन गया। एविडेंस सबूत, डेटा आंकड़े, सिंपल से वर्ड है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड है। कौन सा, इंटरवेंशन और नॉन इंटरवेंशन, ऐसा बात बोले तो। अगला है विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन
ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज। कहानी का जो टोन है वो किस प्रकार का है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्निकल एस्पेक्ट में तो कोई बात नहीं करी गई। सिनिकल का मतलब होता है नेगेटिव सोच, ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में नकारात्मकता को ढूंढता है। तो नकारात्मकता तो बिल्कुल भी नहीं थी कहानी में, तो सकारात्मक सेंस को दिखाया जा रहा है, तो सिनिकल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बायस्ड में पक्षपात होता है, ये पक्षपात की बात करता है, फेवरिज्म का बात करता है, पक्षपात कर रहे हो तो पक्षपात करते हुए बात हमें कहानी में फिर नहीं दिखती है। तो बचा कौन सा, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भाई धरती को भी बचाना है, हमने हवा को भी साफ रखना है, पानी भी साफ रखना है, आने वाली पुश्तों के लिए भी चीज ठीक होनी चाहिए। तो कहना का सेंस ये है कि कहानी में जो है वो एक एलिमेंट किस चीज का है, इंसानियत वाला सेंस हमें ज्यादा दिख रहा होता है, इसलिए कहानी का इन्फ्रेंस कुछ ऐसा निकाला जा सकता था। What is the antonym of the word promote from the passage? अब कहानी में प्रमोट करने का मतलब था बढ़ावा देना। हम बढ़ावा दे रहे हैं किस चीज को, बढ़ावा दे रहे हैं क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी को, तो उसका उल्टा ढूंढना है हमें, है ना, एंटोनिम है उल्टा। इन्वेड करने का मतलब होता है फोर्सफुली कहीं पर एंटर करना, जबरन कहीं पर घुसना, वो इन्वेड है। तो ऑब्स्ट्रक्ट, प्रमोट, तो प्रमोट तो बल्कि बढ़ावा देना होता है, और इन्वेड करने का मतलब है जबरन कहीं घुस रहे हो। कंडक्ट, कंडक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को आप अप्लाई करवा रहे हो। एक्सक्लूड करने का मतलब है आप किसी को ग्रुप से अलग कर रहे हो, बाहर कर रहे हो। और ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज में रुकावट क्रिएट कर रहे हो। तो प्रमोट में आप बढ़ावा दे रहे हो और ऑब्स्ट्रक्ट में आप रुकावट क्रिएट कर रहे हो। तो सबसे अच्छा जो एंटोनिम है वो कौन सा बन गया, ऑब्स्ट्रक्ट। तो ध्यान रखिए ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब, ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, रुकावट करने का भाव होता है, रुकावट लगा रहा है रास्ते में। 49th क्वेश्चन को देखते हैं ये, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया क्या है कहानी का, पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेज, फॉसिल फ्यूल्स या क्लाइमेट पॉलिसी फॉर द हेल्थ। तो देखिए पॉल्यूशन के बारे में ठीक है इनडायरेक्टली बात थोड़ी बहुत हुई पर ज्यादा नहीं। ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो बिल्कुल ही बात नहीं कही गई। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में एक लाइन लास्ट में लिखी थी उसने, जहां उसने कहा था कि ज्यादा हम दे रहे हैं किसको, सौर ऊर्जा को, इन कंपैरिजन टू कोल और पानी बाकी के माध्यम से। तो कहानी या तो ये हो सकती है या फिर ये है, पर और कहानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है एक्यूरेटली स्टेट्स द सेंट्रल आइडिया। कहानी की जो थीम है वो किस बात पे घूम रही है, एक तो मौसम पॉलिसी और किसके रेफरेंस में, हेल्थ के रेफरेंस में। ही तो कह रहा था आपसे कहानी में वो कि हमें बेहतर से बेहतर चीजों को बनाना है ताकि हम अपने स्वास्थ्य को हर तरीके से अच्छे से रख सके। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप अगर देखें तो क्लाइमेट और पॉलिसी फॉर हेल्थ ज्यादा बेटर ऑप्शन है बाकी की तुलना में। लास्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। तो पैसेज का जो सेंस है वो किस चीज का है, डेफिनेशन, क्रोनोलॉजी, क्रिटिक या प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो देखिए क्रिटिक तो नहीं है, क्रिटिक कौन होता है, क्रिटिक होता है आलोचक, है ना, जो आलोचना करता है, जो कमियां निकालता है, वो क्रिटिक का सेंस रखता है। तो देखिए क्रिटिक वाला जो ऑप्शन है इसे तो आप डिस्कार्ड ही कर दीजिए, इसका सेंस तो नहीं दिखता है। डेफिनेशन, किसी चीज की डेफिनेशन डिफाइन करते हुए हमें बात, मतलब किसी का डिफाइन नहीं किया उसने प्रोसेस को, उसने सिर्फ एक ओवरव्यू देते हुए बात करी हमसे, तो डिफाइन भी नहीं कर रहा है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है चीजों के घटने का क्रम, कि किस क्रम में वे घटी। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की किताब होती है तो उसमें डेट्स को एक क्रम में रखा जाता है कि पहले ये वाला समय आया, फिर ये वाला समय आया, फिर ये वाला समय आया, ऐसे क्रम में रखा जाता है उसको, जिस समय के चक्र में वो घटी, क्रोनोलॉजी है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक तरीके से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की बात कर रहा था कि हाँ जो हमारा सोसाइटी है वो समस्या का सामना कर रहा है और हमें उसको, उस समस्या से समाधान अगर देना हो तो हमें क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी देनी है, और वो क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा, सरकार काम करेगी, जिसकी मदद से हम पोल्यूशन को कम कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम कर पाएंगे, इतने परसेंट से 0.5 डिग्री सेल्सियस हम कम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो बात करना चाह रहा था, एक तरीके से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेते हुए कुछ एक रेफरेंस दे सकते हैं। इसलिए इस कहानी के ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट दिखता है।
तो ये हमारी कॉम्प्रिहेंशन थी और मैं उम्मीद करता हूं आप यहां से भी इस कॉम्प्रिहेंशन को अपने नॉलेज के लिए यूज करेंगे। क्लोज टेस्ट को भी इस्तेमाल कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल को प्लीज देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, खूब बढ़िया तरीके से काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।